नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका सुनीता झा एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूं और आज भी मैं कक्षा 10वीं की एक कहानी के प्रश्नोत्तर के साथ हाजिर हूं जो कि स्पर्श पुस्तक से ली गई है और अभी बोर्ड की परीक्षा में उसकी ज़रूरत हो सकती है आप सबको। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और पाठ का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ये तीसरी कसम जो फिल्म है ये बहुत पुरानी फिल्म है और इसके निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर शैलेंद्र हैं। शिल्प का मतलब होता है हस्तकला, दस्तकारी, यानी कि क्राफ्ट कह सकते हैं इसको। तो ये फिल्म इस तरह से बनाई गई है जैसे किसी चीज़ पर नक्काशी की जाती है, एकदम सावधानी से, कलात्मकता के साथ, सारी भावनाओं के साथ, सारे इमोशंस के साथ, सारे प्रेम और दुनियादारी की समझ के साथ इस कहानी को बनाया गया है। तो जिस उम्दा अभिनय और भावनाओं को इसमें प्रदर्शित किया गया है उसको लेकर के यहाँ पे शिल्पकार नाम दिया गया है इस कहानी के रचयिता के। मैं पूरा पाठ अभी नहीं बताऊंगी, मैं पूरा पाठ भी ज़रूर पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी चूंकि समय नहीं है तो अभी अगर मैं पढ़ाती हूँ तो आप लोगों के एग्ज़ाम में फिर मुश्किल हो जाएगी। बस मैं अभी आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर इसका अपलोड कर दे रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर पढ़िएगा आप लोग पाठ प्रवेश हर चैप्टर के, हर पाठ के, उसमें आपको उस कहानी का मूल भाव पता चल जाता है। प्रतिपाद्य जिसको कहते हैं या मूल भाव कहते हैं या सारांश जिसको कहते हैं वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है तीसरी कसम, जिसका कि असल नाम है मारे गए गुलफाम, और उसी को तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु हमेशा ग्रामीण क्षेत्र और उससे जुड़े हुए कहानी ही लिखा करते थे क्योंकि वो खुद एक ग्रामीण थे। तो उन्हीं की उपन्यास है और ये भी ग्रामीण क्षेत्र और उस तरह से जुड़ी हुई कहानी है तथा भावनाएं इसमें बहुत बेहतरीन है। जो अक्सर फिल्मों में क्या होता है कि भावनाओं से ज़्यादा दिखा दिया जाता है या कुछ जोड़ के, कुछ हटा करके फिल्मों को बनाया जाता है, लेकिन इस कहानी में, इस फिल्म में शैलेंद्र ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि साहित्य के साथ अन्याय हो। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम के साथ उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, उसमें कुछ भी ऐसा अलग से ना जोड़ा है और ना उसकी भावनाओं को कम करने की कोशिश की है जिससे कि मारे गए गुलफाम उपन्यास की आत्मा मर जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में वहीदा रहमान जी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हीराबाई का किरदार निभाया है और राज कपूर जो हैं वो इस फिल्म के अभिनेता हैं जो कि हीरामन के रूप में इस कहानी में नज़र आते हैं। इस पिक्चर में उनको शोमैन कहा जाता था क्योंकि ये खुद भी एक बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने कई लोगों को अपनी फिल्मों में ब्रेक दिया, लॉन्च किया, जिससे और जिसको भी इन्होंने लॉन्च किया वे सब कामयाबी के एकदम ऊपरी शिखर तक पहुँचे हैं। इनकी कुछ मुख्य फिल्में थी अनाड़ी, बरसात, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग आदि। इनको शोमैन कहा जाता था। शोमैन का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, खेल दिखाने वाला, और ये जो फिल्में बनाते थे उस पर ये जुनून के हद तक काम करते थे। उसमें क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर वो पूरी तरह से रिसर्च करते थे, सर्च करते थे, प्रैक्टिकल देखते थे और उसके बाद बनाते थे ताकि लोग उस चीज़ को अपना सकें, उस पर विश्वास कर सकें। तो इस कहानी के प्रश्नोत्तर में हम लोग चलते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये आपको इस पेज में ही मिलेगा, एकदम पहले पेज में जिसमें कि कहानी शुरू हुई है उसके थर्ड पैराग्राफ में ये देखिए, तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। दूसरा प्रश्न है शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई। तो बस यहाँ पर आपको लिखना है शैलेंद्र ने सिर्फ एक फिल्म बनाई और फिल्म का नाम है तीसरी कसम। तीसरा प्रश्न है राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। मैंने अभी अभी कहा और इसी पाठ के फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ भी है, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम फिल्म के नायक व नायिकाओं के नाम बताइए। फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नायक राज कपूर हैं और उन्होंने हीरामन का किरदार निभाया है, और नायिका हैं वहीदा रहमान, जिन्होंने हीराबाई का किरदार निभाया है, पात्र निभाया है। फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शैलेंद्र ने किया है। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी, ये देखिए पहले पैराग्राफ में ही है। उन्होंने यह भी कल्पना नहीं की होगी कि फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। यहाँ पे उन्होंने जो है वो राज कपूर है। अगला प्रश्न है, राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। जब शैलेंद्र ने राज कपूर को अपने तीसरी कसम फिल्म की पूरी कहानी सुनाई और उनको उसमें अभिनय करने के लिए कहा, तो राज कपूर ने उनसे कहा कि मैं काम तो करूंगा लेकिन पूरा पारिश्रमिक यानी मेहनताना यानी कि जो फी है वो एडवांस में लूंगा। ये बात सुनकर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। हालांकि यहाँ पे इतना ही प्रश्न का उत्तर लिखना है, लेकिन मैं आपको क्यों भी बता देती हूँ, क्योंकि शैलेंद्र राज कपूर के बहुत अच्छे मित्र थे और उन्हें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो एडवांस में पैसे मांगेंगे या इस तरह से रूखा बर्ताव करेंगे। लेकिन राज कपूर चूंकि एक हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति थे, तो वो मजाक ही कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ 1 रुपया इस फिल्म के लिए मेहनताना के तौर पे लिया था। फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे, ये आपको पेज नंबर 93 में मिलेगा। ये देखिए, फिल्म समीक्षक राज कपूर को कला मर्मज्ञ और आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे। अगला प्रश्न है, लिखित में हम लोग आते हैं, जो कि 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है। ये मैं आपको ऐसे भी बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे समझना मुश्किल है और लिख पाना तो और भी मुश्किल है। तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। मार्मिक मतलब मर्म को छूने वाला, मन को छूने वाला। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि तीसरी कसम को सेल्यूलाइट पर लिखी हुई कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार कविताओं में भावना की प्रधानता होती है, लोगों के मर्म को वो छूती है, उसी प्रकार ये फिल्म भी भावनात्मक और संवेदनशीलता से भरी हुई है, लोगों के आत्मा को छूती है। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे, वो आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा पेज नंबर 92 में। पहले मैं बता दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये समझा भी दूंगी। इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले गणित जानने वाले की समझ से परे थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि इस फिल्म को, ये फिल्म जो कि एक भावनात्मक फिल्म थी, संवेदनशील फिल्म थी, इस फिल्म की संवेदना को, इसकी भावनाओं को कोई बिजनेस जो व्यवसाय करने के लिए फिल्म को खरीदता है, बेचता है, या जिसको पैसे कमाने हैं, 2 पैसा लगाकर 4 पैसे की उम्मीद के लिए फिल्म को खरीदता था, वैसे व्यक्ति की समझ में इस फिल्म की संवेदना नहीं आई, भावनाएं नहीं आई। वो जानते थे कि इस फिल्म की भावना दर्शकों तक पहुंचाना कठिन होगा और उसमें कमाई नहीं हो पाएगी, तो उस करुणा को वो तराजू पर तोल नहीं सकते थे कि ये लोगों के दिल को कितना छू पाएगी, और इसी नुकसान के डर से उस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं मिला था। ठीक है, तो अगर आप इसको याद कर सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो जो आप इस तरह से लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर को कि इस फिल्म को खरीदने वाला इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि एक भावनात्मक फिल्म थी और इस फिल्म की भावना को समझ पाना किसी धन को कमाने की इच्छा से फिल्म से जुड़े हुए व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकती थी। ये फिल्म पैसे को कमाने के लिए नहीं बल्कि भावनाओं को दिखाने के लिए बनाई गई थी और इसलिए इसको खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है, वो भी आपको इसी पेज में मिलेगा। देखिए, उनका मंतव्य था यानी उनका मानना था, शैलेंद्र के का मानना था कि दर्शकों की रुचि के आड़ में हमें उथलेपन को नहीं थोपना चाहिए, यानी हम ये बोल करके कुछ भी नहीं दिखा सकते कि दर्शक को यही पसंद है तो हम उल्टा पुल्टा कुछ ना दिखाएं।
क्योंकि कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। क्योंकि उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर है हमारे, यानी जो दर्शक है, उनकी रुचि को, उनकी पसंद को परिष्कृत करना यानी साफ सुथरा बनाना, सही चीज़ दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है, कलाकार का कर्तव्य बनता है। क्योंकि फिल्म का असर जनमानस पर पड़ता है। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है, वो आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 93 में। ये देखिए, फिल्म में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है। त्रासद मतलब दर्दनाक, दुख देने वाला, भावुकता भरा स्थितियों को क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा कर दिखाया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी भावनाओं को, दर्द को और भी ज़्यादा दर्दनाक बना करके दिखाया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। तो इसका आप लोग इस तरह से उत्तर लिखिएगा कि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, उसके अंदर भावनाएं हैं, प्रेम है, और इस बात का फ़ायदा उठाकर फिल्म बनाने वाले बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए उनकी भावनाओं को, उनके दुखों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और त्रासद स्थितियों का चित्रांकन को ग्लोरीफाई करते हुए दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत करते हैं कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण होता है और उनकी फिल्में बिकती है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मैं आपको बोलकर समझा देती हूँ। हालांकि ये जो लाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको विस्तार से बताया नहीं गया है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि राज कपूर स्वयं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें भावनाओं का बहुत ज़्यादा व्यवहार किया हो, जो कि वास्तविक जीवन को दिखाता हो। जब शैलेंद्र ने उनसे इस कहानी के बारे में जिक्र किया तो उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इस फिल्म में काम करने की रजामंदी दे दी। ये तो था एक कारण। दूसरी बात ये थी कि राज कपूर स्वयं एक भावुक और कलात्मक हृदय व्यक्ति थे। उनके पास आँखों से बात करने की अद्भुत क्षमता थी, अर्थात वो आँखों से और अपने चेहरे के भावों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, अपनी भावना पहुंचाते थे। राज कपूर के इसी क्षमता को शैलेंद्र ने अपनी फिल्म में हीरामन के पात्र के द्वारा दर्शाया है, इसीलिए उपरोक्त वाक्य कहा गया है। ठीक है। लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ प्रवेश बताते समय ही बता दिया था, तो वहाँ पे आप लोग अगर सुन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। फिल्म श्री 420 के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? क्योंकि उनका मानना था कि दर्शकों को पता ही नहीं है कि 10 दिशाएं होती हैं। क्या आपको पता है कि 10 दिशाएं होती हैं? तो ध्यान से सुनिए, 10 दिशाएं होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा नैऋत्य, वायव्य आदि कोण भी होते हैं। यानी कि ये जो 4 दिशाएं हैं, इसके बाद ये दो भी होंगे, ये 8 दिशाएं हो गई, एक ऊपर एक और एक नीचे। तो इस तरह से 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन संगीतकार जय किशन ने ये कहा कि दर्शकों को पता ही नहीं होगा कि 10 दिशाएं होती हैं, उन्हें तो सिर्फ 4 दिशाओं की समझ है, इसलिए 10 दिशाएं गीत में नहीं रखते हैं, वरना अनजान होने के कारण दर्शकों को उलझन होगी और गीत उनकी समझ में नहीं आएगा, जिससे कि गीत चल भी नहीं पाएगा। अब प्रश्न है 50 से 60 शब्दों में लिखने वाले। राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? क्योंकि शैलेंद्र एक भावुक व्यक्ति थे और आदर्शवादी व्यक्ति भी थे। उनको अपार धन और संपत्ति और यश की कामना नहीं थी, जितनी उनको आत्मसंतुष्टि की चाहत थी। और ये फिल्म जो भावनाएं प्रदर्शित करती थी, जो एक जीवन मूल्य बताती थी, वो उनको आत्मसंतुष्टि प्रदान करने के लिए सही थी, भले उसमें पैसे ना मिले या भले ये फिल्म सफल ना हो। इसलिए उन्होंने राज कपूर के आगाह करने के बाद भी इस फिल्म को बनाया। तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामय की आत्मा में उतर गया, स्पष्ट कीजिए। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने इस तरह से हीरामन के
पात्र को अपने अभिनय में जगह दिया, इस तरह से उसके भावनाओं में खो गए, इस तरह से उन्होंने हीरामन के पात्र को निभाया कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो राज कपूर हैं। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो हीरामन ही हैं और उसी की तरह, उसी भाषा में बात करते थे, उसी की तरह एकदम देहाती भुच्चर की तरह रहते थे, गाड़ीवान बन के बैठे रहते थे। ऐसा लगता था कि उसी की तरह वो सिर्फ दिल की जुबान समझते हैं, दिमाग की नहीं, यानी समझ उसमें कुछ भी नहीं है। वो एक मासूम खालिस देहाती भुच बने हुए थे और जिसके लिए मोहब्बत के सिवा और कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। इस चीज़ को उन्होंने जिस तरह से अभिनय किया, वो ऐसा लगा कि राज कपूर ये हैं ही नहीं, वो हीरामन ही हैं। इसलिए कहा गया है कि वो हीरामन के साथ एकाकार हो गए, उसके साथ मिल गए। उनकी आत्मा हीरामन की आत्मा के साथ मिलकर हीरामन का रूप ले चुकी थी। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया? क्योंकि तीसरी कसम की पटकथा जो कहानी थी, इस फिल्म की जो कहानी थी, वो मूल कहानी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने तैयार की थी, स्वयं तैयार की थी। और उन्होंने कहानी के एक एक रेशे को, एक एक बारीकियों को लिखा था और उनको पूरी भावनाओं के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, बेहतरीन अभिनय के साथ फिल्मों में शैलेंद्र ने इस तरह से उतारा था कि साहित्य यानी फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई उपन्यास मारे गए गुलफाम के हर एक बारीकी को यहाँ पर सुंदरता से दिखाया गया था। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से बहुत अधिक व्यवसाय करने के लिए, धन कमाने के लिए लोग उपन्यास या साहित्य के साथ छेड़छाड़ करके उसमें कुछ जोड़कर या घटाकर फिल्में बनाते हैं, शैलेंद्र ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने मूल उपन्यास को ही कहानी के तौर पर पिरोया था और दिखाया था, इसलिए उपरोक्त वाक्य कहा गया। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शैलेंद्र अपनी जिंदगी को, अपने व्यवहार को अपने गीतों में पिरोते थे। जैसे वो हमेशा संघर्ष करते थे, जिस तरह से वो भावुक व्यक्ति थे, उसी तरह की भावनाएं और संघर्ष को वो अपनी कविता में भी उतारा करते थे, गीतों में भी दिखाया करते थे। यहाँ तक कि उनकी कविताओं में, उनके गीतों में दुरूह शब्द यानी कठिन शब्द ना हो करके ऐसे कोमल शब्द होते थे, ऐसे करुण शब्द होते थे जो कि दिल में हमेशा छा जाते थे, छपे रह जाते थे, याद रह जाते थे। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो फिल्म निर्माता के तौर पर शैलेंद्र बिल्कुल असफल रहे हैं, लेकिन एक कलाकार के तौर पर, उनकी भावनाओं के तौर पर, एक निर्माता के तौर पर या साहित्य के जानकार के तौर पर, साहित्य को फिल्म में पिरोने के तौर पर वो पूरी तरह से सफल रहे। उन्होंने अपने फिल्म में साहित्य के साथ पूरा न्याय किया, भावनाओं का समावेश रहा, दर्शकों को बांधे रखने में वो पूरी तरह से सफल हुए, अभिनय का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भी बने। आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उसकी फिल्म में झलकती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। यहाँ लिखेंगे कि जो स्थिरता, जो भावनाएं, जो धैर्य उनकी जिंदगी में थी वही फिल्मों में भी दिखती थी। यानी कि जिस प्रकार वो शांति से, धैर्य से आगे बढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरह ये फिल्म भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बिना रुके हुए, पूरे धैर्य के साथ, मासूमियत के साथ और आराम से, पूरे फ्लो में। उसी प्रकार ये फिल्म भी आगे बढ़ती है और जिस प्रकार वो एक भावुक व्यक्ति थे, उनके जीवन में भावनाएं समुद्र से भी गहरी थी, उसी तरह इस फिल्म में भी गहरी भावनाएं और संवेदनाएं झलकती है। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है, आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि
एक कवि हृदय जो होता है वो भावनाओं से भरा हुआ होता है, उसमें छल प्रपंच नहीं होता, उसमें दुनियादारी नहीं होती, धन कमाने की लालसा नहीं होती। उसी प्रकार इस फिल्म में भी भावनाओं को पूरा स्थान दिया गया है। यहाँ पर धन की नहीं बल्कि प्रेम की बातें होती हैं, मन की बातें होती हैं। हीरामन और हीराबाई के प्रेम को, उनकी भावनाओं को जिस सुंदरता से यहाँ पे दिखाया गया है, वो कोई कवि समान भावुक हृदय वाला व्यक्ति ही बना सकता है। इसलिए यहाँ पर ये वाक्य कहा गया है। ठीक है। वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। प्रस्तुत वाक्य के द्वारा लेखक प्रहलाद अग्रवाल ये बताना चाहते हैं कि शैलेंद्र एक भावुक कवि थे जिनके लिए संवेदनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, भावनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उनको धन संपत्ति और यश कमाने की उतनी कामना, उतनी चाहत नहीं थी जितना कि इस बात की चाहत थी कि वो भावनाओं को प्रदर्शित करे, अच्छा काम दर्शकों तक दिखा सके, और सबसे बड़ी बात कि उनको अपने काम से अपने मन की संतुष्टि चाहिए थी। दूसरा है, आशय स्पष्ट करने के लिए उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ताओं की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। दिए गए वाक्य के द्वारा लेखक प्रहलाद अग्रवाल बताना चाहते हैं कि शैलेंद्र ये मानते थे कि ये सोचकर या ये कहकर कि दर्शक यही चाहते हैं, हमें दर्शकों के सामने कुछ भी बनाकर नहीं परोस देना चाहिए, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। हम अगर उथलेपन को जाहिर करेंगे, दिखाएंगे, तो समाज उसके पीछे और भागेगा और बिगड़ सकता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि उपभोक्ता अर्थात दर्शक की रुचियों, उसकी इच्छाओं, उसकी चाहतों को परिष्कृत करके, साफ सुथरा करके और उसको विकसित करके उनके सामने प्रस्तुत करें। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि कोई दर्द जो होता है वो आदमी को रोकने के लिए नहीं होता, वो आदमी को हराता नहीं, बल्कि व्यथा आदमी को मजबूत बनाता है, उससे लड़ना सिखाता है, तकलीफों से जूझना सिखाता है, और वो इंसान में ऐसे अनुभव पैदा करता है, ऐसा आत्मविश्वास पैदा करता है कि वो अपनी व्यथा से, अपने दुखों से पार उतर कर नई मंजिलों को ढूंढ सके, उन तक पहुंच सके। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले के ही समझ से परे है। हालांकि मैं यह पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर से एक बार बता रही हूँ। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि इस फिल्म अर्थात की तीसरी कसम फिल्म की संवेदनाएं इतनी गहरी थी, भावनाएं उसमें इतनी अधिक थी कि कोई सिर्फ व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, जिसे धन कमाने से मतलब है कि 2 पैसे लगाएं और 10 पैसे उससे कमा पाए, ऐसे आदमी के को उसकी भावनाएं, उस फिल्म की संवेदनाएं समझ में नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो सिर्फ धन को समझते हैं, ऐसी चीज को समझते हैं कि जो दर्शक खरीदे देखे उसे ही खरीदते। लेकिन इस फिल्म में भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण थीं, इसलिए इस फिल्म के खरीदार बहुत कम थे। अगला प्रश्न है, उनके गीत भावप्रवण थे, दुरूह नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि शैलेंद्र एक भावुक कवि थे और उनके गीतों में भावनाओं का प्रबल प्रवाह हुआ करता था, जो सामान्य जनमानस के भी दिलों पर छा जाया करता था। वो मुश्किल नहीं होते थे जिनको समझना कठिन हो, बल्कि आसान, दिल को छूने वाली कविताएं, गीत वे लिखा करते थे। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई संदेह हो या कोई शंका हो तो आप लोग मुझसे मेरे फेसबुक आईडी पर या इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। फिर यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जितनी ज़्यादा हो सके आपकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। फिलहाल इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।